नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। जय भीम। बात हरियाणा चुनाव को लेकर, हरियाणा में चुनाव हो चुके हैं और तकरीबन 70% वहां वोटिंग हुई है। यानी कि ये माना जा रहा है कि पिछली बार तकरीबन वहां पर 75% वोट हुआ था। यानी कि वहां पर वहां की जनता परिवर्तन चाह रही थी। यानी कि परिवर्तन, यानी कि पहले भी वहां बीजेपी की सरकार थी, लेकिन बड़ा परिवर्तन यह रहा कि वहां पर एक दल उभर कर आया, जेजेपी। जी हां, उसको 10 सीटें आई और जहां बीजेपी को 40 सीटें आई। ये परिवर्तन था और कांग्रेस वहां 30 पे सिमट गई थी। तो माना यह जा रहा है कि इस बार का जो परिवर्तन यह है कि इस बार बीजेपी को इस बार वहां पर सत्ता नहीं मिल रही है और वो हर एक एग्जिट पोल में जो हम देख रहे हैं वहां पर उनको बहुत कम आंका जा रहा है। यानी कि वो सत्ता से बाहर जा रहे हैं और कांग्रेस को बढ़त है और वह सत्ता के करीब पहुंच रही है। बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां हरियाणा में इस बार जो सबसे बड़ा फेरबदल, जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वो है बहुजन समाज पार्टी और इनेलो के गठबंधन से। जी हां, बहन जी की जो सभा हुई, आकाश आनंद ने जिस तरह से चौपाल, जन चौपाल, खुली सभा और मंच पर जिस तरह से संबोधन किया, उसका बानगी है कि हरियाणा के अंदर इस बार एक बड़ा परिवर्तन होगा। यानी माना यह जा रहा है कि बीएसपी और इनेलो के गठबंधन के बिहाफ पर जो सीटें आएंगी उसी के बिहाफ पर वहां की सरकार बनेगी। यानी कि बहन जी इस बार डिसाइड करने जा रही हैं कि हरियाणा में कौन सीएम बनेगा, किसकी सरकार बनेगी। तो आप इस समय एग्जिट पोल को आप देख सकते हैं, जहां पोल हरियाणा के अंदर दैनिक भास्कर ने जो सर्वे किया उसमें 19 से लगभग 29 के आसपास भास्कर ने एनडीए को दिया है। वहीं टाइम्स नाउ ने वही 22 से 32 के आसपास से, यानी कि लगभग अगर आप देखें इंडिया टुडे, मनी कंट्रोल, रिपब्लिक भारत, ध्रुव रिसर्च, इसने आसपास बीजेपी को वही यही क्या 20 से 22 से, यानी कि 20-25 के आसपास सीटें इन्हें मिल रही हैं। और वहीं इंडिया गठबंधन यानी कि कांग्रेस को लगभग 40 से 50 सीटें मिल रही हैं। यानी कि इस पोल के आधार पर देखें तो सत्ता के करीब पहुंच रहे हैं। वहीं बात करें, एनबीटी ने भी सर्वे किया, उन्होंने लगभग बीजेपी को 18 से 24 दे रहे हैं और कांग्रेस को 55 से 62 और निर्दलीय 3 से 6 और अन्य 2 से 5। हम पहले सारा सर्वे देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम विश्लेषण करेंगे कि कौन की सरकार बनेगी, कौन बना रहा है सरकार, कौन समीकरण बिगाड़ रहा है और किसका समीकरण बिगड़ रहा है। वहीं ये भास्कर वहीं 15 से 20 बीजेपी को दे रहा है, कांग्रेस को जहां 44 से 54। ध्रुव जो एग्जिट जो रिसर्च कंपनी है वो 20 से 22 से 32 के आसपास से बीजेपी को, कांग्रेस को 50 से 64 और पी मार्क 27 से 35 बीजेपी को और 51 से 61 के आसपास दे रहा है। और जहां मेट्रोज 18 से 24 बीजेपी को और 55 से 62 के आसपास दे रहा है। लेकिन सवाल ये इसी के आसपास जितने भी हम पोल देख रहे हैं, एनडीटीवी का जो खुद का पोल दैनिक भास्कर के साथ, बीजेपी को 15 से 29, कांग्रेस को 44 से 54, जेजेपी को 1 और आईएनएलडी को 1 से 5 सीटें। अब सवाल, बड़ा सवाल देखिए कि आपने जब लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल देखा तो 400 पार तमाम जो सर्वे कंपनियां थी वह यही आंकड़े निकाल रही थी कि इस बार हरियाणा के, वो माफ कीजिएगा, लोकसभा के अंदर बीजेपी भारी बहुमतों से एनडीए जीत रहा है। लेकिन हुआ क्या, आपके सभी के सामने है। एक तो जो सर्वे कंपनी का जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी था, उसके तो आंख में आंसू आ गए जब उनसे पूछा गया कि आप जिस निराधार आपने जो सर्वे किया है और उसका परिणाम यह रहा कि आपकी सर्वे की धज्जियां उड़ गई हैं। तो ये मान के चलें कि जो इस समय सर्वे दिखाया जा रहा है, यकीनन तौर पर वो 100% अगर सच हो जाए तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतनी एग्जिट संभावनाएं, अगर ऐसा होता तो मुझे लगता है कि शायद बहुत राजनीति के जो पारखी लोग हैं वो उसको बहुत सही मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं देखने को मिलता है। अब बड़ा सवाल बीएसपी को लेकर, बीएसपी ने जिस तरह से सभा करी, बीएसपी ने जो सीधे निशाना साधा कांग्रेस पर। पूर्व में कांग्रेस की सरकार रही 10 साल पूर्व में, यानी कि 10 साल से पहले हुड्डा की सरकार थी, अब 10 साल खट्टर की और नायब सिंह सैनी की सरकार थी। सवाल यह था कि इन दोनों सरकारों ने जो दलित है, पिछड़ा है, उस वर्ग के लिए क्या किया।
बहन जी ने अपने मंचों से यही उठाया। बहन जी ने कहा कि इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, इतनी बेरोजगारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम मुद्दों पर हरियाणा इस समय सवाल उठा रहा है। वहां का युवा, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है, वहां की जो अग्निवीर जो योजना है केंद्र सरकार की फौजी बनाने की, उसको लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं। क्या इस बार जो अन्य की जो अन्य आ रहे हैं, अन्य यानी कि आप देखें कि ये तमाम जो बड़े बड़े जो सर्वे कंपनियां हैं, बड़े बड़े जो कॉरपोरेट मीडिया, जिसे हम अक्सर गोदी मीडिया या उसे हम मनुवादी ब्राह्मणवादी मीडिया कहते हैं, जातिवादी मीडिया कहते हैं, वो कभी भी बीएसपी को कभी भी मुख्य शिखर पर नहीं दिखाती। वह बहन जी के जो बेहतर काम है उनको कभी इन्होंने नहीं दिखाया, और जो परिवर्तन हरियाणा में होने जा रहा है उस पर बीएसपी को और इन्होंने ने जो बड़ा काम किया है, बड़ी सभाएं करी हैं, और जो लाखों लोग वहां पर सभाओं में जुटे, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार हरियाणा में एक बड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन सवाल कांग्रेस को लेकर भी है। कांग्रेस पर इसलिए सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस जहां एक तरफ संविधान, आरक्षण, बाबा साहब की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, जातिगत जनगणना की बात कर रही थी, लेकिन इस बार कांग्रेस की भी अंदर से पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जहां कुमारी सैलजा छठी बार सांसद बनती हैं, उन्हें विधानसभा का टिकट नहीं मिलता। पूरा दारोमदार कांग्रेस का भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा ने जिस तरह से कांग्रेस को कैप्चर किया, वहां की जो दलित पिछड़ा जो समुदाय है, उन्होंने सीधा सवाल उठाया, और खासतौर पे कुमारी सैलजा ने यही सवाल उठाया कि इस बार हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी की वजह से जनता मजबूरी बस हो सकता है कि कांग्रेस को वोट कर दे, लेकिन कांग्रेस के जो बेहतर काम होने चाहिए, कांग्रेस ने जो विपक्ष में रहकर जो सवाल उठाने चाहिए वो नहीं उठा पाए, क्योंकि कांग्रेस को एक ही परिवार ने कैप्चर कर लिया। इसी पर सवाल कुमारी सैलजा ने उठाया, और इसी वजह से कुमारी सैलजा को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल अशोक तंवर कांग्रेस के दलित बड़े चेहरे थे। पहले वो आम आदमी पार्टी में जाते हैं, फिर उसके बाद में टीएमसी में जाते हैं, उसके बाद वो बीजेपी में जाते हैं, उसके बाद 3 दिन पहले वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। राहुल गांधी उस मंच पर थे, उस मंच पर वो पहुंचते हैं। हुड्डा से वो खफा थे, लेकिन सवाल यह है, क्या हरियाणा के अंदर खासतौर पर और कांग्रेस के अंदर दलित जो नेता हैं उनको क्या वाकई तवज्जो मिलती है? यह सवाल बहन जी ने हर बार कुमारी सैलजा के बिहाफ पर पूछा। अगर आप में स्वाभिमान है, सम्मान है, गौरव है, या अम्बेडकरवादी है, तो आप ऐसी पार्टी को छोड़कर कोई अन्य राजनीतिक पार्टी जिसमें बहुजन विचारधारा हो उस पर क्यों नहीं आती? तो साथियों, ये तमाम जो सवाल हैं, वहां के वोटर इशारों में उसने कुमारी सैलजा के सवालों को अपने वोट से वो इस बार बड़ा परिवर्तन करने जा रहा है। एक सभा में एक पत्रकार ने पूछा कि क्या होगा इस बार का वहां का बड़ा जो वोटर है दलित, जहां पर दलितों की जो आबादी है लगभग 25-26% और वो जाटों की लगभग 20% है। इसीलिए इनेलो और बीएसपी का जो गठबंधन है वो सफल गठबंधन माना जा रहा है। जिस तरह से 2014 में इन्होंने एक अच्छी उसको बढ़त मिली, 2019 में उसी तरह से उसको जेजेपी निकल कर आती है और इनेलो को घाटा होता है, मात्र एक विधायक उसका जीतता है। लेकिन सवाल अब इनेलो और जेजेपी के बीच में भी है। जाट समुदाय जो है अभय चौटाला यानी कि इनेलो पर विश्वास कर रहा है, ना कि दुष्यंत चौटाला पर, जेजेपी पर। दुष्यंत चौटाला बीजेपी से गठबंधन करते हैं, डिप्टी सीएम बनते हैं, और वह किसान आंदोलन में किसी भी तरह की कोई भूमिका या कोई विरोध नहीं करते। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अभय चौटाला इस्तीफा देते हैं अपने विधानसभा से और किसानों के समर्थन में खड़े होते हैं। उसके बाद जब चुनाव होता है, उपचुनाव, उसमें वो जीत कर आते हैं। तो ये जो किसानों को और वहां के जो किसान जो समुदाय है, खासतौर पे जाट समुदाय, उनको ये अभय चौटाला को इस बात से वो पसंद कर रहे हैं, और उसका जो परिणाम है इस बार हरियाणा के अंदर इनेलो और बीएसपी के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। माना यह जा रहा है कि इस बार बीएसपी और इनेलो के ही बिहाफ पर हरियाणा में जो सत्ता है, जो सत्ता मिल रही है, वो इन दोनों पार्टी की वजह से मिल रही है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें चंद्रशेखर आजाद और जेजेपी। चंद्रशेखर आजाद अम्बेडकरवादी हैं, बहुजनवादी हैं, मानवतावादी हैं, और जिस तरह से वो काम करते हैं बेबाकी से, जो निडरता से लगातार वो बेहतर काम करें। लेकिन उनके साथ एक बड़ी खामी ये रही कि वो जेजेपी के साथ उन्होंने गठबंधन किया,
उनका मानना यह था कि एक तरफ बहुजन विचारधारा वाले दलित समुदाय और एक तरफ जेजेपी की जाट समुदाय दोनों मिलकर वहां पर एक बड़ा परिवर्तन करेंगे और एक बड़ी सीट निकल कर आएगी और वो इस बार टर्निंग पॉइंट और अपने हाथ में सत्ता की चाबी होगी। लेकिन वहां के वहां जाट वोटरों ने जेजेपी को एक तरह से नकार दिया है और सवाल चंद्रशेखर पे भी उठ रहा है। लेकिन चंद्रशेखर बने हुए अपनी स्थिति पर, उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी नहीं है, लेकिन हमारा मकसद है कि जो वहां का दलित बहुजन वोटर है उसके स्वाभिमान के साथ किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं हो। तो यह बड़ा सवाल है। अब आप देखने को यह है कि हरियाणा में जो पूर्व में लगातार जो राइट्स हुए या दंगे हुए, दंगों अंदर से जातीय जो घटनाएं हुई, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कार्रवाई करी। उसके बाद मोहनलाल खट्टर सरकार बनाते हैं इसी बिहार पर कि दलितों के साथ अत्याचार होता है कि हम कार्रवाई करेंगे। क्या मिर्चपुर कांड पर जो इतना बड़ा कांड था 2010 में, उसके बाद क्या मोहनलाल खट्टर ने उन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिली या पैरवी हो पाई कोर्ट कचहरी के अंदर? क्या उन दलित परिवारों को आज भी सुरक्षा मिल पा रही है? क्या उन्हें मुआवजा मिल पाया? क्या उन्हें रिहायशी मकान, उनके बच्चों को शिक्षा, उनको नौकरी, सरकारी नौकरी मिल पाई? सवाल यह है। गोहाना के अंदर इतना बड़ा कांड होता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के दौरान। ये तमाम घटनाएं जो चीख चीख कर कह रही है हरियाणा में कि इस बार सत्ता बहुजन विचारधारा की जो राजनीतिक पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, वह ही अपने हाथ में रखेगी और उसी के बिहाफ पर इस बार बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। लेकिन पोल जिस तरह से कांग्रेस के पक्ष में कर रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस के पक्ष में इसलिए है कि कांग्रेस पूर्व में वहां सरकार में रही है, सत्ता में रही है और वहां के लोग अक्सर ये कहते हैं कि बीजेपी को हराना है, संविधान बचाना है, आरक्षण बचाना है, तो हमें कांग्रेस को वोट करना है। यानी कि उनकी पसंद कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस पसंद नहीं है, लेकिन वह कांग्रेस को इसलिए वोट करना चाहते हैं कि उनको लगता है कि कांग्रेस पूर्व में सत्ता में रही है, बड़ा मैनेजमेंट है, बड़ी पार्टी है, बड़े पूरा सिस्टम है और वह इस बार का बीजेपी को डिफीट कर सकते, हरा सकते हैं। लेकिन मैं फिर कहूंगा, जिस तरह से बहुजन और दलित विचारधारा है, वो उस पर अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके अंदर स्वाभिमान भी आएगा और आपके आरक्षण, संविधान, बाबा साहब की विचारधारा और आपके साथ जो लगातार जो अत्याचार घटनाएं हो रही हैं वो नहीं होंगी। भले ही आप इस बार कांग्रेस की सरकार बनने की ओर अग्रसर हो। आप देख सकते हैं कि पूर्व में जो तमाम जो कांग्रेस की सरकारें रही, क्या उन्होंने वाकई दलितों के साथ न्याय कर पाई? ये बड़ा सवाल है। अब देखना यह होगा कि जो अन्य जो आंकड़ा बताया जा रहा है उसमें बड़ा आंकड़ा बीएसपी और इन लोग कितना आता है। और एक बड़ा सवाल जो जातिवादी मीडिया है वो कभी नहीं उसको बीएसपी को इसमें चस्पा करती कि बीएसपी की इतनी बढ़त हो रही है, इतना राइज हो रहा है। और उसके बाद में आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर बहन जी ने जो सवाल उठाए थे और उसके बाद में जो हरिजन शब्द को लेकर बहन जी ने मंच पर जिस तरह के सवाल उठाया और जो एक इशारों में जो फटकार लगाई और जो एक बड़ा मैसेज दिया, उससे वोटर बहुत भयंकर कन्वर्ट हुआ है बहन जी और बीएसपी की तरफ। तो क्या फिर भी अगर एग्जिट पोल बीएसपी की तरफ कोई आंकड़े नहीं दर्शाता तो ये अपना आप में सवाल ये है कि ये पूरी तरह से गोदी और ये बहुजन विचारधारा के विपरीत मीडिया है और ये जातिवादी मीडिया है। तो साथियों, निश्चित रहे कि 8 तारीख को जो परिणाम आएंगे उसमें एक बड़ा परिवर्तन होगा और जो तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं उस तस्वीरों से विपरीत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप इस वीडियो को शेयर करें और डेमोक्रेटिक भारत को सब्सक्राइब करें और आर्थिक मदद करके आप सच्ची और मेहनती और जमीनी पत्रकारिता को सहयोग कर सकते हैं। दीजिए इजाजत। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।